सेक्शन 3, एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलिवेंट फैक्ट्स। एविडेंस जो है ना, या तो फैक्ट इन इशू में दिया जा सकता है या रेलिवेंट फैक्ट्स में दिया जा सकता है। एविडेंस में बी गिवन इन एनी सूट ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एवरी फैक्ट इन इशू एंड ऑफ सच अदर फैक्ट्स एज आर हियरिन आफ्टर डिक्लेयर टू बी रेलिवेंट एंड ऑफ नो अदर्स। देखो, सबसे पहले ना हमें यह समझना होगा कि फैक्ट इन इशू क्या होते हैं। फैक्ट इन इशू वो इश्यूज होते हैं जिन पर कोर्ट को फैसला सुनाना होता है, और रेलिवेंट फैक्ट जो फैक्ट इन इशू पर डिसीजन लाने के लिए मदद करते हैं, ठीक है ना, वो होते हैं रेलिवेंट फैक्ट। और वही रेलिवेंट फैक्ट होंगे जो इस अधिनियम के द्वारा बताए गए हैं कि भाई 4 से लेके 50 तक रेलिवेंट फैक्ट है। अब ये क्या कह रहा है कि कोर्ट ना कोई गॉसिप प्लेस नहीं है, ठीक है, कि जहां पर हर बात सुनी जाए, और ना ही कोर्ट के पास इतना टाइम होता कि वो हर चीज एक केस में हर तरह की बातें सुने। वो वही एविडेंस को अप्रिशिएट करेगी जो या तो एग्जिस्टेंस या तो फैक्ट इन इश्यू के एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस से रिलेटेड हो, या फिर रेलिवेंट फैक्ट से रिलेटेड हो, ठीक है ना। अब हम पढ़ेंगे इसकी एक्सप्लेनेशन। दिस सेक्शन shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। ये कह रहा है सिंपल लैंग्वेज में अगर मैं बोलूं कि अगर मान लो सिविल प्रोसीजर के नियम के द्वारा अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी फैक्ट प्रूफ करने से, ठीक है ना, डिसएंटाइटल किया गया है, तो ये जो सेक्शन है, सेक्शन 3, ये उस व्यक्ति को अनेबल नहीं करेगा, ठीक है ना, उसको अलाउ नहीं करेगा कि भाई आप आओ और एविडेंस दो, अगर सिविल प्रोसीजर के द्वारा उसको डिसएंटाइटल किया गया है। अब इलस्ट्रेशन, ए इज ट्राइड फॉर द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम विद अ क्लब विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। ए के ऊपर ना ट्रायल चल रहा है बी के मर्डर का, कि ए ने बी को क्लब से मारा है। क्लब होता है एक लकड़ी का टुकड़ा या मोटी लकड़ी, ठीक है ना, विद इंटेंशन ऑफ कॉजिंग हिज डेथ, उसकी डेथ करने की मंशा से। अब यहाँ पे फैक्ट इन इशू क्या है, कोर्ट को किन बातों पे अपना फैसला देना है। ए इज बीटिंग विद बी विद द क्लब, क्या ए ने बी को क्लब से मारा है। ए इज कॉजिंग बीज डेथ बाय सच बीटिंग, क्या जो बी की हत्या हुई है, बी की मृत्यु हुई है, वो क्या उसके ए के मारने की वजह से हुई है। ए इज इंटेंशन टू कॉज बीज डेथ, क्या ए की मंशा थी बी की हत्या करना, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है वो फैक्ट इन इशू है, ठीक है। अ सूटर डज नॉट ब्रिंग विद हिम, एक जो सूटर है ना वो अपने साथ ना लेकर नहीं आता एक डॉक्यूमेंट, एंड हैव इन रेडीनेस फॉर प्रोटेक्शन एट द फर्स्ट हियरिंग ऑफ अ केस अ बॉन्ड ऑन विच ही रिलाइज। एज सूटर एक बंदे ने, मतलब एक वादी है जिसने सूट फाइल करा है, और वो एक डॉक्यूमेंट पे रिलाई कर रहा है, मतलब एक बॉन्ड है जिस पर रिलाई कर रहा है, जो उसका पूरा केस आधारित है। अब वो फर्स्ट हियरिंग पे तो लेकर नहीं आता उसको, बाद में जो ये सेक्शन बोलता है, द सेक्शन डज नॉट एनेबल हिम टू प्रोड्यूस द बॉन्ड और प्रूव इट्स कंटेंट एट अ सब्सिक्वेंट स्टेज ऑफ द प्रोसीडिंग्स। अगर वो पहले उस बॉन्ड को नहीं लेकर आता कोर्ट के सामने, तो ये जो सेक्शन है ये उसको सक्षम नहीं बनाएगा कि जब उसका मन हो वो तब उठा के उस बॉन्ड को ले आए कोर्ट के सामने, या फिर सब्सिक्वेंट स्टेज पर उस बॉन्ड को प्रोड्यूस करे या उसके कंटेंट्स को प्रूव करे, नहीं अनेबल है वो करेगा वो, ठीक है ना। अदरवाइज देन इन अकॉर्डेंस विद द कंडीशन प्रिस्क्राइब्ड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। लेकिन हाँ, वो उसको प्रूव कर सकता है, लेकिन उन कंडीशंस के द्वारा जो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर ने प्रोवाइड की है, ठीक है। सेक्शन 4, रेलिवेंसी ऑफ फैक्ट्स फॉर्मिंग पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन। उन फैक्ट्स की रेलिवेंसी के बारे में बात हो रही है जो एक सेम ट्रांजेक्शन से जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। तो ये क्या बोलता है, चलो पढ़ते हैं अभी। फैक्ट्स विच दो नॉट इन इशू, वे फैक्ट जो भले इशू में ना हो, जो विवाद में ना हो, आर सो कनेक्टेड विद अ फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट, लेकिन वो किसी फैक्ट इन इशू और रेलिवेंट फैक्ट से इतने जुड़े हुए हो कि एज टू फॉर्म पार्ट ऑफ सेम ट्रांजेक्शन, कि वे उसी ट्रांजेक्शन का हिस्सा बन जाए, ठीक है ना। आर relevant whether they occurred at the same time and place or at different times and places, चाहे वो एक ही समय या एक ही स्थान पर हुए हो, या अलग अलग समय या अलग अलग स्थान पर हुए हो। अच्छा, मैं इसको ना एग्जांपल में बताती हूँ। जैसे मान लो क्या कहते हैं, ए ने बी को मारा, ठीक है ना। अब बी ने उस वक्त चिल्लाया कि ए ने मुझे मारा, तो जो बी चिल्ला रहा है ए ने मुझे मारा, क्या वो मेन फैक्ट इन इशू है? नहीं, वो मेन इशू नहीं है। उस चिल्लाने पर कोर्ट को कोई फैसला नहीं देना, लेकिन वो बी का जो चिल्लाना है ना वो मेन घटना से जुड़ा हुआ है, इसीलिए वह एक जो चिल्ला रहा है ना वो एक रेलिवेंट फैक्ट बन जाता है, ठीक है ना। तो सेम ट्रांजेक्शन से जुड़े सभी फैक्ट्स रेलिवेंट होते हैं, चाहे
समय और स्थान अलग ही क्यों ना हो। इसको ना हम रेस जेस्टे भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रीलिम्स में क्वेश्चन बन जाता है कि रेस जेस्टे से जुड़ा हुआ कौन सा सेक्शन है, सेक्शन 4। इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 6 था। ठीक है ना, अभी चलो आगे पढ़ते हैं। ए इज एक्यूज्ड ऑफ द मर्डर ऑफ बी बाय बीटिंग हिम। भाई ए जो है ना, एक अक्यूज्ड है, उस पर इल्जाम ये है कि उसने बी का मर्डर कर दिया। ठीक है ना, उसे मार के। वट एवर वॉज सेड और डन बाय ए और बी, उस घटना के दौरान ए के द्वारा, बी के द्वारा, या और द बाय स्टैंडर्स एट द बीटिंग, या जो आसपास लोग खड़े होकर देख रहे थे उनके द्वारा अगर कुछ भी कहा गया है उससे, और सो शॉर्टली बिफोर और आफ्टर, कुछ भी कहा गया है, कुछ भी किया गया है, ठीक है ना, चाहे उस घटना से थोड़ा सा पहले या उसके बाद में, वो सभी क्या हो जाएंगे, वो सभी सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म करेंगे। ठीक है, क्या, और वो सब क्या होंगे, जो उनका कहना, जो उनका सुनना, वो सब होगा रेलिवेंट फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखो, इलस्ट्रेशन ए ये बोल रही है कि ए है, बी को मार रहा है, आसपास लोग जमा हो गए। ठीक है ना, अब ए और बी मारते वक्त एक दूसरे को वो कुछ भी वर्ड्स बोल रहे होंगे, आसपास के लोग बोल रहे होंगे देखो वो उसको मार रहा है, या उसको कोई बचा लो, या पुलिस को बुला दो। ये जो भी सारी बातें हो रही है ना, ये क्या फॉर्म कर रही है, ये सेम ट्रांजेक्शन फॉर्म कर रही है। ठीक है ना, तो ये सारी बातें क्या है, रेलिवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 4। इलस्ट्रेशन बी, ए इज एक्यूज्ड ऑफ वेजिंग वॉर अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय टेकिंग पार्ट इन एन आर्म इंसरेक्शन। भाई ए पे क्या है ना, भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध छेड़ने का आरोप है कि उसने क्या करा है, उसने वॉर किया है अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और उस वॉर में क्या हुआ है कि जिसमें ट्रूप्स आर इन विच प्रॉपर्टी इज डिस्ट्रॉयड, जिसमें प्रॉपर्टी को नष्ट किया गया है। ठीक है ना, सैनिकों पर हमला किया गया है, जेल्स को तोड़ा गया है। अब ये जितनी भी घटनाएं हैं जो अक्रेंस हो रहा है, ठीक है, ये सब रेलिवेंट है क्योंकि ये एक सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। भले एक हर जगह मौजूद नहीं था, फिर भी ये जो चीजें हुई हैं ये सब रेलिवेंट फैक्ट है अंडर सेक्शन 4। इलस्ट्रेशन सी, A sues B for a libel contained in a letter forming part of correspondence. Letters between the parties relating to the subject out of which the libel arose and forming part of the correspondence in which it is contained are relevant facts, though they do not contain the libel itself. Illustration C क्या बोलता है, A क्या करता है, B को sue करता है। ठीक है, किस लिए करता है कि भाई B ने ना उसकी मानहानि करी है, किसके द्वारा, लेटर्स के द्वारा। ठीक है, ये मान लो बी ने क्या करा, 5 लेटर भेजे ए को। ठीक है, अब इस लेटर में क्या था, इसकी मानहानि कर दी अकॉर्डिंग टू ए। अब ए ने केस फाइल कर दिया कि भाई जो लेटर्स भेजे हुए थे उसमें से एक लेटर में मेरी मानहानि की गई है बी के द्वारा, सू कर दिया। अब इलस्ट्रेशन सी ये बोलता है कि भाई ये जो 5 लेटर्स है ना, ये सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। ठीक है, तो मानहानि तो इसमें हुई है, लेकिन ये जो बाकी के 2 लेटर्स हैं ये भी रेलिवेंट होंगे, ये भी रेलिवेंट होंगे अंडर सेक्शन 4। ऑल्दो चाहे इन चारों लेटर्स में कोई भी मानहानि के बारे में बात ना की गई हो। ठीक है ना, मानहानि इसमें हुई है लेकिन ये चारों भी रेलिवेंट है। क्यों, क्योंकि भाई ये सेम ट्रांजेक्शन का हिस्सा है। ठीक है ना। इलस्ट्रेशन डी, द क्वेश्चन इज whether certain goods ordered from B were delivered to A. The goods were delivered to several intermediate persons successively. Each delivery is a relevant fact. इसको हम समझते हैं। इलस्ट्रेशन डी का क्वेश्चन क्या है, इलस्ट्रेशन डी का क्वेश्चन ये है कि भाई क्या बी ने ए को गुड्स डिलीवर कर दिए हैं, ये है क्वेश्चन। ठीक है ना, मान लो ए ने बी से कुछ गुड्स मांगे थे, मतलब ऑर्डर किए थे, तो यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि क्या बी ने ए को गुड्स डिलीवर कर दिए। अब यहाँ पे फैक्ट्स क्या है, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, डी ने ए को भेजा, सक्सेसिवली हो रहा है यहाँ पे फैक्ट ये है कि जी हाँ जी, बी जो है वो सी को डिलीवर कर चुका था, सी जो है वो डी को डिलीवर कर चुका था। तो अब डी ने ए को डिलीवर किया या नहीं किया, ये तो बात की बात है। यहाँ पे ये जो फैक्ट्स आए हैं कि बी ने सी को डिलीवर किया, सी ने डी को डिलीवर किया, इससे ये तो प्रूव नहीं होता कि बी ने की माल ए तक पहुंच गया, लेकिन ये जो गुड्स डिलीवर हुए हैं ना, ये रेलिवेंट फैक्ट है
अंडर सेक्शन 4। ठीक है ना।